इनमें से खरबों जीव हमारे अंदर रहते हैं और वे हमारे आसपास की दुनिया के साथ कैसे संवाद करते हैं। अधिकांश लोगों को यह एहसास नहीं होता कि हम जिस शरीर को लेकर चल रहे हैं वह वही मिट्टी है जिस पर हम चलते हैं। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि यही अवधारणा मिट्टी, पौधे और मनुष्यों पर भी लागू होती है और सूक्ष्म जीव उस कहानी के बहुत अच्छे अनुवादक हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मनोवैज्ञानिक असंतुलन और विकसित होने वाली मानसिक क्षमताओं की कमी बहुत ही सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी आपके मस्तिष्क को सुनते हैं क्योंकि उनके पास डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन, तनाव मध्यस्थ जैसे रिसेप्टर्स होते हैं। आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसके आधार पर वे अपनी जीन अभिव्यक्ति, अपना व्यवहार बदलते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो हमें उस प्रकार का भोजन अवश्य खाना चाहिए जो प्रजाति की दृष्टि से हमसे सबसे अधिक दूर हो। बस अपना सब कुछ शांत कर रहा हूं जीवों, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से मेरा जीवन ऐसा ही रहा है। औसतन मैं प्रतिवर्ष 800 से 1000 या 1100 कार्यक्रम कर रहा हूं, तो ये लगभग संपूर्ण जीवन दिवस है, लगभग हर दिन। तो यदि अगर ये लोग सहयोग नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि मैं 40 साल तक एक ही जगह पर घंटों बैठा रह सकता हूं। उन सभी को धन्यवाद। इसलिए तुम्हें मेरे पालतू जानवरों के बारे में बताना होगा। मैंने जीवन में आध्यात्मिक, पारंपरिक उपचार दृष्टिकोण पर अपना मुख्य ध्यान केंद्रित करने के मामले में हमेशा संघर्ष किया है और कठिन विज्ञान। और मुझे लगता है कि हम वास्तव में विज्ञान के कई क्षेत्रों की अत्याधुनिकता के बीच इस अभिसरण को देख रहे हैं। आध्यात्मिक परंपरा और ये हजारों वर्षों का अनुभव। मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से हुआ मेरा मतलब है 3000 साल पहले भारत में लोगों ने ये अवधारणा कैसे बनाई कि आज अनुसंधान में लाखों डॉलर के निवेश के बाद और हम अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ये कैसे हुआ भारत में? आर्षि मुनि इसे लेकर आते हैं या वैज्ञानिक? एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने आर्षि मुनियों और वैज्ञानिकों में भेद नहीं किया। हमारे वैज्ञानिक आर्षि थे, हमारे आर्षि वैज्ञानिक थे। क्योंकि हमारी कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, हमारे पास केवल आध्यात्मिक संस्कृतियां हैं। आध्यात्मिक संस्कृति का मतलब यह नहीं है कि यह एक प्रकार का व्यवहार है या एक प्रकार का धर्म ग्रंथ है या एक प्रकार की नैतिक संहिता है या ऐसा ही कुछ है। प्रत्येक व्यक्ति विकास कर सकता है यदि वे चाहें तो अपनी आध्यात्मिक संस्कृति। यहीं से लाखों रास्ते खुले। मूलतः आध्यात्मिक संस्कृति का अर्थ अन्वेषण का एक निश्चित तरीका है, खोजने का एक निश्चित तरीका। प्रत्येक मनुष्य अपने तरीके से खोज कर सकता है। यदि वे नहीं जानते हैं तो वे एक विशेष तरीके से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम दोनों के खिलाफ नहीं हैं, दोनों ठीक हैं। यदि आप नहीं जानते तो आप जीपीएस का उपयोग करें। यदि आप घर का रास्ता जानते हैं तो स्वयं गाड़ी चलाएं। कुछ लोग अमेरिका में घर जाते समय खो जाते हैं, आप जानते हैं। कल हम जीपीएस का अनुसरण कर रहे थे और इसने हमें एक तरफा सड़क पर मोड़ दिया। हर कोई हॉर्न बजा रहा था। हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन जीपीएस हमें बता रहा है जाओ जाओ। तो जो ऐसा नहीं करता, जिसने अपना रास्ता नहीं खोजा है, वह कुछ पर अड़ा रहेगा। स्थापित मार्ग, अन्य लोग इसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात वह है जो मैं महसूस करता हूं, वैज्ञानिकों और शिक्षित वर्ग और विश्वविद्यालय को बनाना चाहिए भारतीय संस्कृति में या इस संस्कृति में जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं या भारत, विधर्मी जैसी कोई चीज नहीं होती। यानी अगर एक जगह कोई स्थापित तरीका हो, कोई कुछ अलग कर रहा हो, तो हर कोई उसे लेकर उत्साहित रहता है। कोई भी यह नहीं सोच रहा है कि उसे कैसे सूली पर चढ़ाया जाए या जलाया जाए या ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि संस्कृति का मूल लोकाचार है कि हर किसी को इसकी तलाश करनी चाहिए। तो कैसे इससे बाहर? यहां तक कि जब तथाकथित दिव्य संस्थाएं प्रकट हुई, जब हम दिव्य सत्ताएं कहते हैं,
समय के साथ लोग प्रभामंडल में बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वे वहां थे, उन्होंने जीवन जिया, उन्होंने बच्चे पैदा किए, उन्होंने युद्ध लड़े, उन्होंने सब कुछ किया, वे सामान्य लोग थे, लेकिन वे हर किसी से ऊपर उठे। अपनी योग्यता से, अपनी दृष्टि से, अपनी अंतर्दृष्टि से वे सभी से ऊपर उठ गए। लेकिन यह देखते हुए कि वे जिस समय में रहते थे उससे आगे कैसे बढ़े, बहुत दिनों बाद हम सब कहते हैं यह एक दिव्य इकाई है। तो हमें समझना होगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ये शब्द हैं, इसलिए मैं उन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। जब हम एक दिव्य इकाई कहते हैं तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह कहीं से आया है। उदाहरण के लिए देखें, हाल के दिनों में शायद आप क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते, आप कैलिफोर्निया से हैं, हालांकि दोनों सी से शुरू होते हैं। भारत में सी का मतलब क्रिकेट है, ठीक है, ये एक खेल है। तो हाल के दिनों में एक विशेष खिलाड़ी हुआ है जो किसी भी चीज से आगे निकल गया जिसके बारे में किसी ने भी सोचा होगा कि यह संभव है। उन्होंने 100 वर्षों से भी अधिक समय से चले आ रहे सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो भारत में हमने कहा कि वह क्रिकेट के भगवान हैं। यह हमारी संस्कृति के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर कोई उत्कृष्टता प्राप्त करता है एक निश्चित सीमा से परे, जिसे हम मानवीय सीमा समझते हैं, तब हम कहते हैं कि वह दिव्य है, वह महान है। मूलतः भारतीय शब्द संभवतः अधिक उपयुक्त शब्द है। वह एक श्रेष्ठ प्राणी है, वह सामान्य से ऊपर उठ गया है, उस समय का स्तर। तो इस अर्थ में जब वे लोग आए तब भी कोई हमें आदेश नहीं दे सका, क्योंकि भारतीय लोगों से सवाल कर रहे हैं, उनके पास अनगिनत सवाल हैं और उनके पास अंतहीन राय हैं। यदि 5 भारतीय हैं तो वे 10 राय होंगी। वे बैठेंगे और एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के खिलाफ और खुद के खिलाफ बहस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी संस्कृति है जिसने प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया है, आज्ञाकारिता को कभी प्रोत्साहित नहीं किया है, लेकिन साथ ही बहुत सम्मानजनक भी। सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं कभी नहीं सोचता वह तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा से ही यह सिखाया गया है, एक ही चीज को देखने के लाखों तरीके हैं। यही कारण है कि प्रत्येक प्राणी का सम्मान किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं यह वैज्ञानिक भाषा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरी दादी कहेंगी, यदि एक छोटा सा टिड्डा फुदक रहा है तो बच्चे उसे तोड़ना या कुछ करना चाहते हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जानते वह कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, आप ऐसा मत कीजिए, तुम्हें वह पसंद नहीं है, उसे बाहर छोड़ दो, तुम उसे कुचलो मत, ठीक है, आप उसे छोड़ दें, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह कौन है। हो सकता है कि वह ऋषि हो सकता है कि वह दृष्टा हो सकता है कि ईश्वर इधर उधर घूम रहा हो, तुम उसे मत छुओ, ठीक है। तो हर चीज को स्वीकार करने का यह भाव हम नहीं जानते। टिड्डा क्या जानता है तुम नहीं जानते। कई मायनों में वह जीवन के बारे में आपसे बहुत कुछ जानता है। अधिकांश मनुष्य जानते हैं, वह अपने जीवन को भली भांति जानता है। यह केवल मनुष्य ही हैं जो नहीं जानते कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वे कुछ भी नहीं जानते। अन्य सभी प्राणियों ने इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। तो इस तरह के खुलेपन ने इसकी अनुमति दी। इसलिए हमने अपने आर्षि मुनियों और वैज्ञानिकों को कभी अलग नहीं किया। वैज्ञानिक और आर्षि और गणितज्ञ, आर्षि और संगीतकार, आर्षि और खगोल शास्त्री, सभी एक जैसे लोग, क्योंकि वहां कोई दूरबीन नहीं थी, कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं थे, कोई अन्य बाहरी उपकरण नहीं थे। एकमात्र साधन यही है, इसे ऐसे स्थान पर विकसित करना जहां यह वह सब कुछ देख सकता है जो यह देख सकता है। यह संभवतः इस प्रकार के विश्वविद्यालय में होगा। आपको पता होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आप नहीं जानते, 3600 साल पहले सूर्य सिद्धांत नामक एक दस्तावेज में, जो अब अंग्रेजी अनुवादों और सामग्री के कारण लोकप्रिय हो रहा है, उन्होंने प्रकाश की गति की गणना की है। आधुनिक गणनाओं के लगभग 1 माइक्रोसेकंड के बराबर। मैं कह रहा हूं कि लगभग ऐसे चित्र हैं जो संभवतः दीवारों पर पेंटिंग हैं, जो कम से कम 1000 ईसा पूर्व के होंगे, जहां स्पष्ट रूप से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, कछुए की पीठ पर। वहां एक कछुआ चल रहा है, उसके ऊपर एक गोल ग्लोब है। मुझे नहीं लगता उस समय शेष विश्व ने यह भी कल्पना की थी कि ग्रह गोल है। एक गोल पृथ्वी कछुए की पीठ के शीर्ष पर, और सूर्य के चारों ओर घूम रहा हूं। कछुआ क्यों है?
यह पृथ्वी को उठाने के लिए सबसे उपयुक्त जानवर है, क्योंकि कछुआ अचानक गति नहीं कर सकता, वह उसी गति से चलता है। तो वो चित्रण कर रहे हैं, पृथ्वी की गति कछुए की चाल की तरह है, यह सूर्य के चारों ओर घूम रही है। यह है 1000 ईसा पूर्व से अधिक। तो बायोम के बारे में जैन ग्रंथों में जो अभी के बारे में के रूप में पहचाने जाते हैं, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वे निगुड़ा नामक किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि निगुड़ा का अर्थ अनिवार्य रूप से लगभग अस्तित्वहीन प्राणी है। वे कह रहे हैं छोटी छोटी जिंदगियां हमारे चारों तरफ हैं, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हर जगह छोटे छोटे जीवन हर जगह हैं। इसलिए ग्रह पर सबसे बड़ी उपस्थिति ये छोटे जीवन है। वे आपके विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हाँ, नहीं, ये आकर्षक है। मेरा मतलब है ये अभी भी है, भले ही आप इसे समझाएं। मेरा मतलब है कुछ प्रकार की अंतर्दृष्टि है जो पश्चिम में हम जो अभ्यास करते हैं उससे परे है। समझने का एक तरीका, मुझे क्षमा करें सर, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। इसे समझने का एक तरीका यह है कि हमने जो भी उपकरण बनाए हैं, अभी एक माइक्रोफोन, केवल इसलिए कि हम बोल सकते हैं यह माइक्रोफोन सार्थक है। हां, यदि हमारे पास भाषण नहीं होता तो हम ये माइक्रोफोन पहनकर क्या करते? केवल इसलिए कि हम देख सकें, सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन सार्थक है। इसलिए इस ग्रह पर हमने जो भी मशीनें और उपकरण बनाए हैं, वे हमारी पहले से मौजूद क्षमताओं का ही विस्तार हैं। हमने बिल्कुल भी कुछ नया नहीं किया है। हर चीज एक विस्तार मात्र है। जहां तक हम देख सकते हैं वो हमारे लिए काफी नहीं है, हमें उससे आगे भी देखना चाहिए। तो हम दूरबीन लेकर आए, हम इसे तो देखते हैं लेकिन यहां मौजूद कई चीजों को हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये केवल हमारी मौजूदा क्षमताओं में वृद्धि है। तो एक और तरीका है, जब हमारे पास ये उपकरण नहीं होते हैं तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का एक और तरीका होता है, यही संत आते हैं। हाँ, आपने रोगाणुओं का उल्लेख किया और यह यहाँ हमारी बातचीत के विषयों में से एक है। यह नया माइक्रोबायोम विज्ञान अब एक नया 15 साल हो गया है जब लोगों ने रोगाणुओं या उनके मस्तिष्क के साथ पैदा होने वाले रसायनों के संभावित प्रभावों के बारे में रिपोर्ट की है। अपेक्षाकृत कम समय में इसने कई मस्तिष्क विकारों के बारे में हमारी समझ में एक आदर्श परिवर्तन कर दिया है। उदाहरण के लिए मल्टी सेंटर कंसोर्टियम ने अल्जाइमर रोग पर ध्यान केंद्रित किया। इन 35 विश्वविद्यालयों के बीच जो प्रगति हो रही है वह वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली है। हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं। हर बार जब हम देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो यह एक नया ब्रह्मांड और एक नया विशाल स्थान खोल रहा है जो हम नहीं देखते। लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है, सभी उत्तरों का न होना बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। फिर हम इस पर कोमलता से विचार करेंगे। अगर हमें लगता है कि हम इस गुलाब के बारे में सब कुछ जानते हैं तो हम इसे तोड़ देंगे। हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, हम जानते होंगे। नहीं, ऐसा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज लोग वास्तव में बात कर रहे हैं, विशेष रूप से आम प्रेस में वे अल्जाइमर या पार्किंसंस में चल रहे कुछ विज्ञान को उठाते हैं और तुरंत कहते हैं ठीक है, उस शोध का परिणाम ये है नई दवा, या अब हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम अभी भी बहुत दूर हैं। आप जानते हैं, क्योंकि हम जटिलता को नहीं समझते हैं। आम जनता इस जटिलता को नहीं समझ पाती क्योंकि इसे आम मीडिया द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इतने सरल तरीके से कि एक सूक्ष्म जीव, एक रसायन है जो इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे आप जानते हैं पार्किंसंस रोग। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस बात के बहुत से सबूत जमा हो रहे हैं कि पार्किंसंस आंत में शुरू होता है और रोगाणुओं की सबसे पहले आंत्रतंत्रिका तंत्र हमारे आंत में मौजूद छोटे मस्तिष्क के साथ बातचीत करने में एक बड़ी भूमिका होती है और फिर ये परिवर्तन होते हैं वेगस तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक। लेकिन रोगाणुओं द्वारा आंत मस्तिष्क में प्रारंभिक क्षति करने के बाद न्यूरोलॉजिकल अभिव्यक्तियां आने में लगभग 14 साल लग जाते हैं और मुझे लगता है कि यह अभी भी शुरुआत है, आप जानते हैं, और अल्जाइमर रोग में भी ये उतना ही जटिल है। लेकिन अब इस बात के काफ़ी पुख्ता सबूत हैं कि हमारी आंत और उसमें रहने वाले रोगाणुओं के बीच ये अंतःक्रिया होती है और फिर आप जानते हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार का भोजन हम खाते हैं
और जिस वातावरण में हम इस भोजन को उगाते हैं उसका कुछ सबसे गंभीर बीमारियों से संबंध है, जिनका हम अगले 50 वर्षों में सामना करेंगे, क्योंकि लोग बूढ़े हो रहे हैं और इन पुरानी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों की व्यापकता दर बढ़ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक उदाहरण है जहां एक तरफ आशावाद की महान भावना है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी पश्चिमी समझ में जिस सरल तरीके से हम कोशिश करते हैं, लोग शुरुआत में ही वैज्ञानिक निष्कर्षों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। ये पुराने प्रतिमान में वापस आने जैसा है। आप जानते हैं, एक एजेंट और दूसरे के बीच ये बहुत ही सरल कारण संबंध है। आप जानते हैं, एजेंट जो इस पर प्रतिक्रिया करता है, तो आप इसे अपने ढांचे में कैसे देखेंगे, इसलिए हमने बात की। कल मस्तिष्क के बारे में बहुत कुछ, तो यही अकेले मस्तिष्क की बात नहीं है। मस्तिष्क हर चीज़ को निश्चित रूप से नहीं समझाता है। यदि आप इसे इस अन्य बहुत ही जटिल प्रणाली से जोड़ते हैं जिसे हम आंत कनेक्टोम कहते हैं, आंत में सभी प्रतिरक्षा कोशिकाएं और न्यूरॉन्स और हार्मोनल कोशिकाएं ये अधिक उपयुक्त हो रही है, लेकिन शायद ये उससे भी बड़ी है। तो आप कैसे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? मैंने अल्जाइमर रोग या पार्किंसंस के बारे में क्या कहा, जो अब हम पिछले 10 वर्षों में जानते हैं, वास्तव में ये आंत में शुरू होता है और धीरे धीरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। लेकिन ये केवल मस्तिष्क की बीमारी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बीमारी है। दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है कि 1 मिनट पहले क्या हुआ था लोगों को याद नहीं रहता, और हम यह मानने लगे हैं कि यह सामान्य है, ये अच्छा नहीं है, ये सामान्य नहीं है, क्योंकि इस शरीर में सब कुछ इसी के लिए डिजाइन किया गया है। जीवन भर चलेगा। कभी कभी चोट या संक्रमण या किसी और चीज के कारण किसी प्रकार की बाहरी आक्रामकता किसी चीज को नष्ट कर सकती है, लेकिन हम आंतरिक रूप से कुछ नष्ट कर रहे हैं। ये चीजों को करने का सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका है, लेकिन हम ये काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अगर हम वास्तव में इसे पूरी आबादी के लिए ठीक करना चाहते हैं, यदि आप ओवरहाल नहीं करते हैं, भोजन उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग और जल प्रणालियां जो आपको पानी की आपूर्ति करते हैं, मैं सोच रहा हूं कि कैसा जीनियस पानी में जहर मिलाकर पिएगा। ऐसा हर शहरवासी कर रहा है। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो अपने पीने के पानी में 10% क्लोरीन 1 कप पानी डालें और पिएं और देखें कि आपके साथ क्या होता है। केवल एक बात यह है कि आप इसे हल्की मात्रा में लेने के बारे में सोचें। तुम धीरे धीरे मर जाओगे, जाहिर है तुम होगे। मेरी समझ से सर अगर मैं गलत हूं तो कृपया मुझे बताएं। मैं कैसे देखता हूं और मैं कैसे जानता हूं कि जीवन कैसा है? यहां मौजूद सबसे छोटा जीव, आप इसे जो भी नाम देना चाहें, मैं उनका नामकरण अलग अलग नामों से नहीं करता। ये जो मूलभूत जीवन है, चाहे वो पौधे में हो, जानवर में हो, इंसान में हो, ये जीवन अपनी मौलिक संरचना और संरचना में हमसे भिन्न नहीं है। हम केवल जटिलता और परिष्कार में भिन्न हैं, लेकिन इस ग्रह पर जीवन की मौलिक संरचना मूलतः एक ही है। पौधे, जानवर, कृमि, कीट, मनुष्य, सभी की मौलिक संरचना एक जैसी है। बेशक जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, उनकी जटिलताएं और परिष्कार अलग अलग होते हैं। तो जो चीज 1 मिनट में बैक्टीरिया को मार देती है, अगर मैं वही चीज अधिक मात्रा में ले लूं तो वह मुझे भी मार डालेगा। क्या मैं ठीक हूं सर? बिल्कुल। क्या मैं वैज्ञानिक लग रहा हूं या आपको? तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, अगर हम खुद को हल्के से जहर देते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। ये कहां से आता है? तो ऐसे कई परिवार हैं जिनके बच्चे आप जानते हैं भारत में और कुछ न्यूयॉर्क शहर में भी हैं। मेरे पास आकर बोले, सदगुरु हमारे बच्चे बीमार हैं, उनके शारीरिक गठन इतना कमजोर है कि वे दमा के शिकार हो रहे हैं और रोजाना संघर्ष कर रहे हैं। कम से कम आप जानते हैं साल में 3 से 4 सप्ताह वे अस्पताल में रहते हैं। मैं कहता हूं, देखिए आपने काफी पैसा कमा लिया, आप अरबपति नहीं हो सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास इतना पैसा है कि आप आयोवा में या टेनेसी में या कहीं और 10 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। यदि आप वास्तव में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो बस वहां चले जाइए, उन्हें होम स्कूल करें, उन्हें आधी जमीन पर काम करने के लिए कहें।